हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर आपने इससे पहले का कंटेंट नहीं देखा, यानी आपको डाइपोल क्या है वो नहीं पता है, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो नहीं पता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स और वहाँ प्लेलिस्ट खोलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बच्चों, मैं हूँ दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, तो हेडिंग को देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कि एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो देखो, अगर किसी डाइपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो पहले ये सोचो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी। तो अगर आप हेडिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको एक डाइपोल दे रखा है, और डाइपोल देने का मतलब चार्जेस दे रखे होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा हो, और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है, जिसमें ये हमारा माइनस का क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस का क्यू चार्ज है। ये डाइपोल का सेंटर हो गया। टोटल डिस्टेंस 2a होता है, तो ये डिस्टेंस आपका a हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये भी a हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन बोले तो एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और डाइपोल के सेंटर से पास कर रही हो। तो वो लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास कर रही हो, वो तो यही लाइन है। अब डाइपोल के अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर भी भाई कहाँ निकालना है बताया जाएगा ना, कि ऐसे ही कहीं भी निकाल दोगे। तो सामने आप वाला आपको बोलेगा कि भाई आप मुझे किसी पॉइंट P पर बताइए फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो कि डाइपोल के सेंटर से R दूरी पे है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो पहला चीज़ तो डाइपोल दिया जाएगा। डाइपोल देने का मतलब चार्जेस दिए जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है तो कहाँ निकालना है वो भी बताया जाएगा। अब निकालना क्या है, फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपको सोचना है। अब देखो, जो जो चीज़ें आपको गिवन होती है ना, वही सब आपको कंसिडर करना होता है। क्योंकि अगर आप कभी किताबें खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो डेरिवेशंस लिखे होंगे उसमें पहले कंसिडरेशन लिखा होता है, कंसिडर दिस एंड दैट। तो वो कंसीडर याद नहीं रखना है आपको। कई बार बच्चों को लगता है कि भाई इसमें ये वाला कंसीडर याद रखो, अगले वाले में वो वाला कंसीडर याद करो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिकली चलना है और आपको सोचना है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन होंगी। तो जब मैंने इसका हेडिंग पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भाई ये चीज़ें मुझे गिवन होंगी, तो जो मुझे जीवन गिवन है वही मुझे कंसिडर करना होता है। तो अब इसके लिए अगर मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a distance 2a, and let we have to find electric field intensity at any point P which is at distance small r from the center of the dipole। ठीक है, तो ये जितना मैंने अंग्रेजी में आपसे बोला है, इतने में आपकी 4-5 लाइनें भर जाएंगी, और इतने की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए। अब आपको किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या था कि उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए। तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूँ। अब जरा मुझे बताइए, इस पॉइंट पे जो भी फील्ड होगा वो इसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से होगा, और इसके पास तो सिर्फ दो ही चार्ज रखे ना, एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। तो जरा बताओ, ये जो नेगेटिव का चार्ज है अगर ये पॉइंट ए पर है, और जो पॉजिटिव का चार्ज है वो पॉइंट बी पर है, तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव का क्या करेगा। तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फील्ड आ गया ये ए की वजह से आ गया, और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा। तो ये फील्ड आपका बी की वजह से हो गया। तो फाइनली मुझे ये दो वेक्टर्स मिल चुके हैं। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर मैं चाहूँ तो इन वेक्टर्स को
ऐसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ। और आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले एंगल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक एंगल नहीं होगा तब तक आप तोड़ नहीं पाओगे। तो एंगल कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स गिवन है तो आप कोई भी साइड और कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो अगर मुझे ये दोनों साइड्स गिवन हैं तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? तो मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, बिल्कुल अपोजिट वाले एंगल दिख रहे हैं साफ साफ। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये थीटा हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा है, तो अगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। यानी अगर यहाँ वाला एंगल थीटा है तो वहाँ वाला भी एंगल थीटा होगा। अब सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर जो ये एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा। और अब मुझे एंगल्स पता चल चुके हैं, और एक बार अगर आपको एंगल पता चल जाता है तो आप आसानी से वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस ई वेक्टर, क्योंकि ये ई वेक्टर इस वाली एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, ये दो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। ध्यान रखिएगा, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और दूसरा वाला साइन थीटा। सेम ऐसे ही ये जो ई बी है वो भी इसी एक्सिस का एंगल बना रहा है। तो अगर ई बी भी आपका इसी एक्सिस का एंगल बना रहा है तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसे मैं कह सकता हूँ ई बी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसे मैं कह सकता हूँ ई बी साइन थीटा। अब आपको साफ साफ देखने में मिल रहा होगा कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर अपोजिट है और आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन में के केस में कई बार ऐसा होता है कि आपका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाता है, और वो कब आता है? तो जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो एक काम करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो अपना काम आसान हो जाएगा, अपन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला खेल तो कम से कम ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ई ए देखते हैं कि भाई चार्ज ए की वजह से आपका जो फील्ड है वो कितना है। तो देखो पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है वो नेगेटिव रखा है, और मैंने आपको बताया होगा जब भी चार्ज नेगेटिव का हो, चाहे आप उस वक्त फोर्स निकाल रहे हो और चाहे आप फील्ड निकाल रहे हो, चार्ज पे हमेशा मोड लगाओ। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी वजह से फील्ड देखना चाह रहे हो तो E इज इक्वल टू के ऑफ नेगेटिव ऑफ क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर बोले तो ये डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट पी था ना आपका। ओके, तो डिस्टेंस हो गया आपका ए पी, तो ये हमारा ए पी का स्क्वायर। तो के नेगेटिव चार्ज का मोड करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, और ए पी का स्क्वायर। तो मुझे ज़रा बताना, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और अगर इस वाले साइड की लंबाई पता है, इसकी पता है, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है ए पी का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फिलहाल मुझे ए पी का स्क्वायर चाहिए था तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा फील्ड निकल के आ गया ए की वजह से। अब देखते हैं बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से क्या फील्ड होगा। तो बी पे जो चार्ज रखा है, तो बी पे पॉजिटिव का चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ क्या फील्ड होगा, तो E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर, तो के, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव रखा है, तो आप मोड लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो के क्यू बटे में बी पी का स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी चाहिए ना अपने को, तो के क्यू बटे में बी पी का स्क्वायर, के क्यू। और बी पी की अगर मैं बात कर दूँ कि हमारा बी पी कितना होगा, तो सीधी सी बात है ये ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे ही तो हैं, तो जितना ए पी का स्क्वायर होगा उतना ही बी पी का स्क्वायर होगा। तो अगर ए पी का स्क्वायर आया आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बी पी का स्क्वायर भी तो यही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखना, आपको देख के क्या लग रहा है कि ई ए और ई बी ये दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। और अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो दोनों
एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ से ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करते हैं, यानी इनका तो खेल खत्म हो गया। अब जो भी बचेगा वो सिर्फ इसकी वजह से, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा इन दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और उनकी वजह से मुझे रिजल्टेंट देखना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, सिंपली एड अप। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड आएगा इन दोनों की वजह से वो आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस का ई बी कॉस थीटा। और आपको ई ए और ई बी की तो वैल्यू पता ही है। ई ए का वैल्यू क्या था, तो के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ई बी की वैल्यू भी सेम ही है। तो यहाँ भी लिख देता हूँ के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ भी कॉस थीटा। अब देखो एक ही चीज़, यही चीज़ यहाँ लिखी है और यही चीज़ यहाँ लिखी है, तो अगर सेम चीज़ ही दोनों जगह लिखी हुई है तो उनको अगर आप जोड़ोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई। एक गधा प्लस एक गधा इज इक्वल टू 2 गधा, तो 2 और गधा, गधा बोले तो ये पूरा, तो के क्यू कॉस थीटा बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मतलब आप देखो के की वैल्यू आपको पता ही होती है, चार्ज आपको गिवन है, ए और आर की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। सिर्फ ये कॉस थीटा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अभी नहीं पता। तो कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में आते हो और ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। अब सोचो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो उसके लिए पहले मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में आना पड़ेगा ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ओ ए पी, ओ ए पी। और यहाँ पे आपका कॉस थीटा क्या आएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस बोले तो स्मॉल ए अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो ए पी। अब सोचो अगर ए पी का स्क्वायर ये है तो ए पी का वैल्यू क्या होगा, तो स्क्वायर हटाओ इधर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए पी का हमारा ये वैल्यू आ गया। तो जहाँ ए पी लिखा हुआ था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका ए पी के बराबर था। तो ए पी की जगह अगर मैं चाहूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये मेरा कॉस थीटा आ गया। तो बस इसी कॉस थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ में, जिससे कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो ऐसा ना हो दोबारा से आपको वीडियो खोल के देखनी पड़े। ठीक है, तो मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर डालते हैं तो देखो क्या आएगा आपका, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2KQ बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये जो कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा ए बटे में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया आपका निकल के। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो k इंटू क्यू इंटू 2a लिख सकता हूँ। देखो सब कुछ पहले जैसा ही लिखा, बस चीज़ों को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया है। मतलब k ये लिखा है, q ये लिखा और 2 को इधर लगा दिया। ठीक है, और बटे में देखो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो रूट लगा हुआ है, तो रूट अगर आप हटाओगे तो नॉर्मली यहाँ पर जो पावर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रूट x बोले तो x की पावर 1/2। ठीक है, तो यही वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे q और 2a, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p आ जाएगा, तो kp। और देखो बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 3/2, तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डराइव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
ठीक है, अब इसी का एक स्पेशल केस आता है, और स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि हमने डाइपोल को छोटा कर दिया। तो भाई डाइपोल छोटा हो जाएगा तो 2a का लेंथ जो था, ये जो 2a लेंथ था ये कम हो गया ना, बाकी आपका ऑब्जर्वेटरी पॉइंट तो जहाँ था वो वहीं का वहीं है, यानी r की वैल्यू पहले जैसी है, बस 2a की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा जो 2a है, जो मेरा 2a है वो r की तुलना में काफ़ी कम होगा। तो सोचो अगर 2a r की तुलना में काफ़ी कम है तो a तो और भी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो a तो और भी ज़्यादा कम होगा। तो अगर मैं a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करूँ तो वो लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक बार सोच के देखो, a जो है बहुत छोटी सी चीज़ है, और अगर कोई बहुत छोटी चीज़ और आप उसका स्क्वायर कर दो तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ 0.1 और आपने 0.1 का स्क्वायर कर दिया तो 0.01 आ गया, और यहीं अगर 10 है और आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो 100 आ गया। तो आपने क्या देखा कि एक स्क्वायर एक ऐसी चीज़ है जो कोई छोटी सी वैल्यू तो उसको और छोटा कर देता है, और कोई बड़ी चीज़ है तो उसको और बड़ा कर देता है। यानी ये जो स्क्वायर है ये हमारी सरकारों की तरह है कि अमीरों को और अमीर कर दो और गरीबों को और गरीब कर दो। तो वही वाली कहानी यहाँ चल रही है। तो सोचो अगर a एक बहुत छोटी सी वैल्यू थी और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो गया, और r एक बहुत बड़ी चीज़ थी और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और बड़ा हो गया। तब सोचो अगर एक बहुत बड़ी चीज़ में बहुत छोटी सी चीज़ ऐड करोगे तो लगभग वो बड़ी चीज़ के ही बराबर आएगी ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप अंबानी की प्रॉपर्टी में अगर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की प्रॉपर्टी को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर बैठेगी, तो लगभग अंबानी की प्रॉपर्टी के बराबर ही। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। तो आपको इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो याद होगा। फॉर्मूला था क्या, के पी बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब सोचो यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था अगर ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो आपका ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के पी बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया और इसका होल पावर 3/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, के पी बटे में आर क्यूब। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली यही फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, और वो ये है कि आपका जो फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के पी वैक्टर बटे में आर क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ पर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैंने दोनों वेक्टर लगा दिए। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि क्या इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तब तो कोई टेंशन नहीं है, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। बट अगर इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इक्वेटोरियल लाइन पर उसका और जो डाइपोल मोमेंट है उसका दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट है अगर मैं उसकी बात कर दूं, तो अगर मैं अपने डाइपोल मोमेंट की बात कर देता हूं तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट है, तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन तो ये हो गया ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका क्या डायरेक्शन है, तो फील्ड के केस में आपने देखा था ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे और जो हॉरिजॉन्टल वाले थे एड अप हो रहे थे। तो अगर दोनों फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा।
तो इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब जरा चेक करो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है क्या अपोजिट, तो साफ साफ पता चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, भाई एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है। तो जब भी दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हमेशा उनके बीच एक माइनस का साइन लगता है, तो बस ये माइनस का साइन लगा दो आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के पी वैक्टर बटे में आर क्यू। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा कि आपका एक्सियल लाइन पर जो फील्ड का फॉर्मूला था, यानी ई एक्सियल जो था वो था 2kp बटे में आर क्यूब, ठीक है। और ई इक्वेटोरियल जो है वो है kp बटे में आर क्यूब। तो ये फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले आ गए। अब जरा इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखो, तो जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो एक्सियल वाला फील्ड है वो इक्वेटोरियल वाले का तो डबल है। यहाँ पे kp बटे आर क्यूब है, 2kp बटे आर क्यूब है, तो एक्सियल वाला डबल है ना इसका। तो अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ना कि ई एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल का। तो ये चीज़ आप चाहें तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो इक्वेटोरियल वाले फील्ड का जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए, सीबीएसई वाले में भी कंपटीशन वाले में भी, कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशो बताओ, तो इनको जब डिवाइड मारोगे तो 2:1 का रेशो ही आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको स्कूल में समझ नहीं आया होगा, फिर वो ऑफलाइन कोचिंग गए होंगे वहाँ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन हमारी वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर शेयर नहीं किया तो कम से कम अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जिन्हें आप हमेशा अपने साथ पढ़ता हुआ देखना चाहते हो। पता चला आप हमारी सारी वीडियोस देख देख के टॉप मार जाओ और आपका दोस्त फेल हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका दोस्त भी आपके साथ रहना चाहिए, तभी आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा पढ़ाई का, ठीक है बच्चों। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए, खूब एंजॉय कीजिए, खूब मज़ा कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। ओके बच्चों, बाय।